और वो सभी को बिना किसी भेदभाव से देखता है। सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा। लेक्स फ्रिडमैन का पॉडकास्ट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 3 घंटे तक उनकी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनका ये अभी तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट था, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर अभी तक मौजूदा समय की जिम्मेदारियों पर विस्तार से बात की। घरेलू से लेकर उन्होंने वैश्विक स्तर पर किस प्रकार की चुनौतियां, उस विषयों पर तमाम प्रकार से विस्तार से बात की है। भारत के नजरिए की बात की है, आध्यात्म की बात की है, बच्चों की बात की है, युवाओं की बात की है, देश को कैसे तरक्की से आगे बढ़ाना है, दुनिया में चल रहे संघर्षों से समाधान के रास्ते की बात की है। हर विषय पर विस्तार से प्रधानमंत्री ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया है जो कि उनसे इस पॉडकास्ट में किए गए थे। विस्तार से प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को रखा है और ये अपने आप में लगभग 3 घंटे से ज़्यादा समय का एक तरीके से पॉडकास्ट था। क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पॉडकास्ट में क्या बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी और हजारों वर्ष की परंपरा मेरा सामर्थ्य है, यानी भारत की सभ्यता, सामर्थ्य और एक तरीके से लोगों का जुड़ाव अपने आप में उनकी सभ्यता, उसका सामर्थ्य है। हिंदुस्तान आंख में आंख मिलाकर बात करता है, यानी ये नया हिंदुस्तान है जो आज दुनिया में किसी के भी साथ आंख में आंख मिलाकर बात करता है। हम अपने आप को गर्व से देखते हैं, किसी को नीचा दिखाना हमारी परंपरा नहीं है। ये भारत के विचार का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि किसी को नीचा दिखाना हमारी परंपरा कभी नहीं रही हो, ना ही हम ऐसा करते हैं। यूएन में समय के साथ नहीं हुए हैं सुधार, क्योंकि आज वक्त की ज़रूरत है। तमाम प्रकार के रिफॉर्म्स की बात की जाती है, लेकिन वो सुधार दिखाई नहीं पड़ते हैं जो होने चाहिए थे। मैं भगवान बुद्ध की भूमिका कर रहा हूं प्रतिनिधित्व, यानी भगवान बुद्ध शांति की बात करते हैं और उस जमीन का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री। तो ऐसे में दुनिया में शांति का संदेश देने की बात प्रधानमंत्री करते हैं। जब हम शांति की बात करते हैं तो दुनिया सुनती है, और ये बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो कि दुनिया में इस वक्त संघर्ष चल रहे हैं उसके बीच में शांति का संदेश देते हैं। हम संघर्ष के पक्ष में है ही नहीं, हम समन्वय चाहते हैं, यानी कि संघर्ष नहीं, समन्वय होना चाहिए किसी भी पक्षों के बीच में, और दुनिया समन्वय के साथ आगे बढ़े। सबका साथ, सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। पाकिस्तान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत से संघर्ष चाहता है, इसी प्रकार के वो काम लगातार करता रहता है। दुनिया में कहीं आतंकवाद हो, पाकिस्तान से तार जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि दुनिया भर के आतंकवाद का कहीं एक सिरा पाकिस्तान से आके जुड़ता है। ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं। उन्होंने कहा शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद गया था लाहौर। पीएम से सवाल किया गया भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, उन्होंने कहा कि मैंने खुद शांति के लिए प्रयास किए, लाहौर गया था, लेकिन हर बार ऐसे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक ही निकला है, क्योंकि पाकिस्तान उस प्रकार के तवज्जो नहीं देता है, वो आतंकवाद को प्रश्रय देता है, और ऐसे प्रयास जो उन्होंने किए उसको कोई फायदा नहीं मिला। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप पहले से अधिक तैयार है। उनके दूसरे कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि वो और ज्यादा तैयारी के साथ अपने पूरे योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप मेरी तारीफ करते हैं, ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि ये बात को सामने रखा गया पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मेरी तारीफ किया जाना उनका बड़प्पन है। हमारी कोशिश है कि भारत चीन की असहमतियां विवाद में ना बदलें, जो भी डिफरेंसेस हैं वो अपने आप में डिस्प्यूट्स ना बने। ये भारत और चीन के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा भारत चीन के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए और हम समन्वय के साथ आगे बढ़े, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कोविड के बाद दुनिया में आया है बिखराव, क्योंकि एक नए प्रकार की जियोपॉलिटिक्स देखने को मिली है कोविड के बाद में, और ये बिखराव की एक तरीके से स्थिति दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुए अप्रासंगिक, यानी कि वो काम करने जो उनका मैंडेट था वो काम करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो बड़े वैश्विक संस्थाएं हैं, विस्तारवाद का नहीं विकासवाद का रास्ता सही है, क्योंकि दुनिया में विस्तारवाद को स्वीकारता नहीं है, बल्कि मिलकर विकास का रास्ता कैसे चुना जाए इस पर कोशिश होनी चाहिए। 27 फरवरी को गोधरा में लोगों को जिंदा जलाया गया था। 2002 का वो जिक्र करते हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को गोधरा में लोगों को जिंदा जलाया गया था। गुजरात पे सवाल था। गुजरात में उससे पहले भी होते थे बड़े दंगे, यानी 2002 में जब मुख्यमंत्री थे उससे पहले भी गुजरात में एक तरीके से दंगों को लेकर कई प्रकार की सुर्खियां बनती थी। 1996 हुए दंगे चले कई महीने तक, यानी एक दंगों का एक लंबा इतिहास गुजरात में रहा है। न्यायालय ने इस घटना को पूरे विस्तार से देखा है। गुजरात के गोधरा दंगे की लगातार बात हुई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने उसको विस्तार से देखा। सरकार के लोगों ने हमें सजा दिलाने की कोशिश की थी, जो उस वक्त के सरकार के लोग थे, केंद्र में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने सजा दिलाने की कोशिश की, लेकिन 2002 के बाद गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। उस दंगे के बाद से कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, बल्कि संतुष्टीकरण का
काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। मैं जनता के विश्वास को टूटने नहीं देता हूं, विश्वास भरोसे के साथ काम करता हूं, नीतियां तय करता हूं। इसीलिए कोशिश ये होती है कि मैं चुनाव केंद्रित सरकार नहीं चलाता, बल्कि लोगों के हित के लिए क्या फैसले हों उस पर फोकस होता है। मैं लोक केंद्रित सरकार चलाता हूं, चुनाव को ध्यान में रख के कि मुझे ये चुनावी लाभ होगा ऐसा नहीं, बल्कि लोगों को क्या लाभ होगा उसके आधार पर फैसला करता हूं। 140 करोड़ लोगों की सेवा ही मेरी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं इस पॉडकास्ट में। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वर्षा ऋतु के 4 महीनों में एक समय खाता हूं खाना, क्योंकि जब उनसे उपवास को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चतुर्मास का एक पूरा पीरियड होता है, वो तरीके से उस समय डाइजेशन सिस्टम बहुत बेहतर नहीं होता किसी का भी, इस लिहाज से वो इस प्रकार की परंपरा को निभाते हैं। एक बार व्हाइट हाउस डिनर के मौके पर चल रहा था उपवास, उन्होंने उस पूरी कहानी का जिक्र किया। उस वक्त राष्ट्रपति ओबामा वहां पे हुआ करते थे। बचपन में गरीबी के बावजूद महसूस नहीं हुई कठिनाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि अमीरी क्या होती है, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। जीवन में धैर्य की जरूरत है, शॉर्टकट नहीं चलता है, धैर्य के साथ जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है, शॉर्टकट किसी का रास्ता नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद के जीवन का गहरा प्रभाव पड़ा है अपने जीवन पर, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस से देश के काम आने वाले संस्कार मिले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना, जो कि देश के हित के लिए सिखाता है, नैतिकता देता है। आरएसएस के काम को समझने की कोशिश होनी चाहिए कि आखिर ये संगठन कैसे देश सेवा कर रहा है। 100 साल में आरएसएस ने एक साधक की तरह काम किया है, देश हित में, देश सेवा में लगातार काम किया है। उसके काम को और उसके काम करने के तरीकों को समझना की जरूरत है। संघ से मुझे मिला जीवन का उद्देश्य कि आखिर मुझे जीवन में करना क्या है, ये उद्देश्य, ये ऑब्जेक्टिव जो है वो संघ से मिला है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं इस पॉडकास्ट के दरमियान। भारत के बिना अधूरा है एआई के संदर्भ में सवाल हुआ तो कहा कि दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन भारत के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधूरा है। 5G आया तो लोगों को लगता था कि हम बहुत पीछे हैं, मतलब भारत बहुत पीछे है, लेकिन जब भारत ने काम किया तो दुनिया ने देखा कि कैसे भारत सबसे तेजी से 5G पहुंचाने वाला देश बन गया, और अब 6G को लेकर भी भारत प्रयास कर रहा है। रियल इंटेलिजेंस के बिना नहीं है एआई का भविष्य, यानी कि आर्टिफिशियल आप वर्ल्ड में भले ही रहें, लेकिन रियल वर्ल्ड में रहना भी बड़ा जरूरी है। मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया। भारतीय प्रोफेशनल्स की समस्या सुलझाने का क्षमता अद्भुत है, और ये भारतीय जो टैलेंट है उसकी जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, कैसे दुनिया भर में भारत समाधान देता दिखाई पड़ रहा है अपने प्रोफेशनल्स के माध्यम से। एआई के चलते हमें इंसान होने का मतलब सोचना पड़ रहा है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इंसान क्या है, कौन किसके साथ तालमेल बना के कैसे काम कर सकता है। नई शिक्षा नीति पर भी उन्होंने कहा कि परीक्षा का दबाव कम करने की कोशिश की गई है। 2020 की जो नई शिक्षा नीति है एनईपी, उसकी कोशिश है कि बच्चों पे परीक्षा का दबाव कम किया जाए। मृत्यु तो निश्चित है, उस पर समय ना गंवाएं। एक तरीके से उनसे सवाल किया गया था मृत्यु के बारे में, क्या आप सोचते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो निश्चित है उस पर समय क्यों गंवाना, जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। जो समय हम छोड़ चुके हैं वो भूतकाल है, वर्तमान में जीजिए, भविष्य बेहतर होगा, और मृत्यु के बारे में मत सोचिए। मैं स्वभाव से ही आशावादी हूं, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक हूं, और ये हम कोशिश होती है कि आशावाद के माध्यम से किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इस बात का जिक्र उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने किया है। तो लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट जो में प्रधानमंत्री ने तमाम विषयों पर लगभग 3 घंटे तक विस्तार से बातचीत की है। बचपन से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री तक की जिम्मेदारियों को लेकर उन्होंने विस्तार से बात की। इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे खास मेहमानों से। हमारा इस पर जुड़ा हुआ विशेष भी है। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने रखी दिल की बात, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हर विषय पे अपनी बात की है, और वो रेडियो के माध्यम से मन की बात तो करते ही हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने रखी है दिल की बात। इस विषय पे बात करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी। आप दोनों का स्वागत है। रामकृपाल जी, संभवतः आपने भी इस पूरे पॉडकास्ट को सुना होगा, क्या वो बड़ी बातें आपको दिखाई पड़ती हैं जो प्रधानमंत्री इस पूरे 3 घंटे के इस वार्तालाप में कहते दिखाई पड़ते, क्योंकि बचपन से लेकर मौजूदा जिम्मेदारी सब कुछ समाहित था? आर्यन जी, आपने तो सब कुछ बता दिया है, उसका सारांश आपने प्रस्तुत कर दिया है। बड़ा मुश्किल है कहना कि यही 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि जितना आपने बताया है वो सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रही हैं। और मैं अगर ये कहूँगा कि सही मामलों में देखिए, उन्होंने आज की वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से जो अभी तक मीडिया में चल रहा था, मौजूदा आज ट्रंप को लेकर के या चाइना को लेकर के, जिस तरह से मोदी जी ने दोनों पर अपनी स्पष्ट राय रखी है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी।
और ये बड़ी पॉजिटिव है आज के संदर्भ में, जिस तरह की स्थितियां, पॉलिटिकल सारा माहौल बना हुआ है, इंटरनेशनल सारी चीजें। तो चाहे उनके ट्रंप से रिश्ते रहे हो या भारत चीन के रिश्ते, मोदी जी ने आज कहा इस बात को एक सकारात्मक, कि जो बीच में 4-5 साल में हुआ वो उसको हम भूल जाएं और आगे हम, यानी उन्होंने कहा कि हम में कंपटीशन होना चाहिए, यानी प्रतियोगिता हो, लेकिन वो संघर्ष में न तब्दील हो। उन्होंने यही कहा कि डिसेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए। और ये बहुत पॉजिटिव संदर्भ है। अगर आज के संदर्भ में आप देखें, जितने सवाल उनसे किए गए, चाहे वो यूक्रेन के सवाल पर रहा हो, बाकी ये तो विदेश नीति की, और उन्होंने फिर वो दोहराया जो 2014 में कहा था जी कि ना हम किसी के सामने आंख झुकाएंगे, न किसी को आंख दिखाएंगे, हम आंख में आंख डाल के बराबरी से और सम्मान से बात करेंगे। ये देखिए, ये भारत की मोटे मोटे तौर पर जो चीजें रही हैं उन्होंने बताया। अपने निजी जीवन के बारे में कुछ अनसुने पहलू जो थे, कैसे कैसे वहां से कहां पहुंचे। और एक बहुत अच्छी बात उनकी लगी कि मैंने तो अमीरी देखी नहीं थी, इसलिए मैं गरीबी में आनंद ले रहा था। गांधी जी ने किसी संदर्भ में कहा था कि वैसे तो मैं दुर्भिक्ष के खिलाफ हूं, लेकिन जहां तक मेरे व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, मुझे गरीबी रास आती है। तो ये जो मोदी जी का विजन है कि वहां बुद्ध भी हैं, गांधी भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, वो कहते हैं कि भारत न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं। हमारा जो पक्ष है वो शांति का पक्ष है। ये आज की दुनिया के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक संदेश भी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने रामकृपाल जी। अब प्रफुल्ल जी का रुख करते हैं। प्रफुल्ल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पॉडकास्ट में गोधरा का जिक्र भी करते हैं, उस पर भी सवाल का जवाब देते हैं, चीन अमेरिका पर भी देते हैं, और कैसे जो अभी बात रामकृपाल जी ने कही कि दुनिया को शांति से, समस्याओं से समाधान का रास्ता भी दिखाते हैं, कि भारत का विचार जो है वो एक समाधान देता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रफुल्ल जी। देखिए आर्येंद्र, प्रधानमंत्री जी वैसे तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है ही, लेकिन पॉडकास्ट, और खास करके जब लंबा पॉडकास्ट होता है जिसमें आपको व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत सारी आपके जीवन से जुड़ी हुई व्यक्तिगत बातें भी उसमें आती है, तो ऐसे में बहुत बार ये संभावना होती है कि आप क्या बोल गए। लेकिन ये मुझे लगता है कि एज अ स्टेट्समैन नरेंद्र मोदी जी का पहला ऐसा पॉडकास्ट है, एज अ स्टेट्समैन मैं कह रहा हूं, जो विश्व की पूरी राजनीति के बारे में अपनी विजन को वो इतने सफाई से और नशे तुले अंदाज में बिल्कुल सही शब्दों के साथ रख रहे हैं। बहुत सारे स्लिपरी क्वेश्चंस थे, चाहे वो ट्रंप के ऊपर हो, चाहे वो चाइना के ऊपर हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर के संबंध में हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान संबंधों के उसमें हो। और खास करके मुझे सबसे अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने दो प्रश्न, एक जो गोधरा के बारे में प्रश्न जब उनको पूछा गया सारे, तो उसका जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य उन्होंने जो रखा कि एक तरफ 9/11 हो रहा है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर हमला हो रहा है, भारत के संसद पर हमला हो रहा है, इस पृष्ठभूमि में गोधरा के कार सेवकों के जलाने की घटना को समझना, मुझे लगता है पहली बार उन्होंने इस तरीके का घटनाक्रम समझाया है किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर। मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। दूसरी, उनके पूरे जीवन काल में बहुत बार हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको लेकर बहुत बार चर्चा होती रहती है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। मुझे लगता है आज उन्होंने बिल्कुल साफ साफ इस पर एक अपना प्रतिक्रिया दी है कि मैं इसको कैसे देखता हूँ, संघ ने मुझे लाइफ पर्पस कैसे दिया है। तो मुझे लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण विषय था जिसको प्रधानमंत्री ने बहुत ही सफाई के साथ हैंडल किया। जी, आप दोनों मेहमानों से निवेदन बने रही हमारे साथ। प्रधानमंत्री कुछ जो पूरा पॉडकास्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते हैं, इसका जब सवाल आया तो इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा सकारात्मक पहल की है, लेकिन जवाब नकारात्मक मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की आतंक की नीति आज दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री, आइए आपको सुनाते हैं। प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है
तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। पाकिस्तान के बाद चीन से जुड़े सवाल पर क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनाते हैं। 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी और प्रफुल्ल केतकर जी। रामकृपाल जी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपने सुनाया, तो कहीं ना कहीं समस्या से समाधान और भविष्य का एक रोडमैप क्या हो सकता है उसको भी साफ तौर से रखा है प्रधानमंत्री ने। निश्चित रूप से देखिए, अभी कुछ समय पहले ही चीन के एक शायद विदेश मंत्री ने यह कहा था कि भारत और चाइना को साथ आना चाहिए, मतलब कोऑपरेशन की बात की थी। आज मोदी जी ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से जो ये कहा कि दुनिया की शांति के लिए, दुनिया में स्थायी शांति के लिए, पर्टिकुलरली एशिया में, एशिया महाद्वीप में हम दोनों जो देश हैं वो भविष्य के अपने हितों को देखते हुए समन्वय के साथ चले। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसकी पूरी दुनिया में इसको अपने अपने ढंग से लिया जाएगा, लेकिन बहुत बोल्ड स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने दिया। और देखिए, जहां तक उन्होंने, चाहे अमेरिका का सवाल हो, रसिया का सवाल हो, सब पर बहुत साफ साफ विदेश नीति पर तो उनका बहुत ही साफ चीजें थी जी। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो जो चीजें पूछी गई, जैसे एआई पर जो बात हुई, तो उनका भी बहुत बढ़िया था। उन्होंने जो ये कहा कि 5G में हम सबसे तेज गति से हम आगे बढ़े हैं। तो आने वाली जो चुनौतियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी जो डिसरप्शंस हैं, जो नई चीजें आ रही हैं, उसमें भी मोदी जी को भरोसा है कि भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। अपनी जरूरत और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हम निश्चित रूप से इसमें भी बहुत आगे आएंगे। बिल्कुल आगे जाएंगे और ये विश्वास है और आशावादी होने का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। प्रफुल्ल जी, क्योंकि देश से जुड़े हुए भी बहुत से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि साहब चुनाव केंद्रित हम राजनीति नहीं करते, लोगों का भला हो उस तरीके से हम काम करते हैं, तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण पे फोकस रहता है। तो कहीं ना कहीं वो संदेश भी साफ तौर से गया है, लोगों का हित सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि। बिल्कुल, और वो दो टुक शब्दों में कहा है। जब उनको चाहे अमेरिका के बारे में, ट्रम्प के बारे में पूछा गया, राष्ट्रपति के बारे में, तो उन्होंने कहा वो अमेरिका फर्स्ट के बारे में सोचते हैं, मैं भारत फर्स्ट के बारे में सोचता हूँ। डॉज के बारे में उनको कहा तो उन्होंने कहा डॉज का जैसा हमारी इसको प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन हमने जब डिजिटल और डायरेक्ट ट्रांसफर की बात की तो हमने 10 करोड़ जो फेक बेनिफिशियरीज थे उनको इससे निकाला है, वो भी हमारा डॉज ही है।
तो मुझे लगता है कि अपनी जो सारा एक गवर्नेंस का विचार जो डोमेस्टिकली वो अपने अलग अलग मंचों से लड़ते ही रहे हैं जी, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट के मंच पर पॉडकास्ट के रूप में इसको रखना और वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए रखना, ये मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा अलग ये था और इसलिए उनकी भाषा और कहने का लहजा भी, तरीका भी इसमें अलग था। जैसे उन्होंने कहा कि बात तो विकासवाद की होगी, विस्तारवाद से नहीं चलेगा, संघर्ष की बात नहीं चलेगी, भारत का जो सहयोग और समन्वय का रास्ता है वही चलेगा। मुझे लगता है कि ये क्लियर कट ग्लोबल मैसेजेस थे जो उन्होंने इस पॉडकास्ट के माध्यम से कन्वे किए, भारत के लोकतंत्र की ताकत भी बताई है और उनकी विजन भी बताई। जी रामगोपाल जी, समय थोड़ा सीमित है लेकिन जल्दी से, क्योंकि आरएसएस को लेकर भी कैसे आरएसएस ने उन्हें जीवन का उद्देश्य दिया है और आरएसएस के काम और आरएसएस को समझने के लिए लोगों को उसको जानने की जरूरत है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक साफ तौर से स्पष्ट संदेश दिखाई दिया है। बिल्कुल, बहुत सही उन्होंने कहा है कि उनके जीवन में जब वो 8 साल के थे, कितना जब वो संघ की शाखा में गए और वहां से धीरे धीरे उन्होंने सीखना शुरू किया, तो उनका था कि हमने वो शाखा में ही देखा कि सब कुछ राष्ट्र के लिए, यानी राष्ट्र प्रथम, हर चीज को इस कसौटी पर उतारना कि ये देश के हित में होगा या नहीं। तो जो उनकी यात्रा रही है 14 से लेकर के अब तक, हालांकि उसके पहले वो मुख्यमंत्री रहे, जैसा उन्होंने कहा कि इतने साल की मैं 2002 से लेकर के आज कितना हो गया 22-24 साल के जो उनका पूरा रहा है सत्ता में, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमें वहां से ये चीज मिली कि किसी भी चीज को इस कसौटी पर देखो राष्ट्र, और दूसरा उन्होंने गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी कोई उलझन हो तो ये देखो कि एक गरीब कॉमन मैन को, कि उसको दिमाग में रखे हो और ये देखो कि जो मेरे कदम से उसका फायदा होता है कि नहीं। तीसरी बात जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही कि मेरे जीवन में मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, ना मेरे वो कहीं लिस्ट में है जी, तो मैं जो कुछ भी करूंगा, उन्होंने कहा कि अगर कोई मैं किसी चीज में विफल भी हो जाता हूं जी, तो एक चीज उन्होंने कहा कि ये देशवासियों को विश्वास है रहना चाहिए कि मैं उस समय मेरे कोई इलविल या कोई गलत भावना कोई कुछ नहीं है, मैं देश की भलाई के लिए ही कदम उठा रहा हूं, अगर मैं कुछ गलत भी कर गया तो मेरे मन में देश का भला रहा होगा और कोई दूसरी बिल्कुल। और ये उन्होंने कहा इस बात को कि देशवासियों का मेरी नीयत पे भरोसा और ये एक विश्वास उनका बना हुआ है। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। तो वहीं इस पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन ने पीएम मोदी के जीवन की यात्रा और व्यक्तित्व को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े नेता पीएम मोदी का सम्मान करते हैं। लेक्स फ्रीडमैन ने देश के लिए पीएम के बड़े फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ उनकी बातचीत अब तक की सबसे खास बातचीत है। लेक्स फ्रीडमैन ने बताया कि उन्होंने पीएम से वार्ता के सम्मान में उपवास रखा। उसी उपवास में उन्होंने पीएम से यह खास बातचीत भी की। उन्होंने इस बातचीत से 45 घंटे पहले उपवास शुरू किया था। नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी बहुत शानदार रही है। उन्होंने गरीबी से लड़ते हुए 140 करोड़ लोगों के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बनने तक का सफर तय किया है, जहां वे एक बार नहीं बल्कि 3 बार बहुत बड़ी जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। एक नेता के तौर पर उन्होंने भारत को बांधे रखने के लिए कई संघर्ष किए हैं। एक ऐसा देश जहां कई संस्कृतियां हैं और बहुत सारे समुदाय भी हैं। ऐसा देश जिसके इतिहास में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तनाव की कई घटनाएं रही हैं। वे सख्त और कभी-कभी थोड़े विवादित फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं और इसी वजह से करोड़ों लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और कई उनकी आलोचना भी करते हैं। हमने इन सब विषयों पर एक लंबी बातचीत की है। दुनिया में सभी बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं और उन्हें शांति के सिपाही और एक दोस्त की तरह देखते हैं। ऐसे देशों के नेता भी उनका सम्मान करते हैं जहां युद्ध चल रहे हैं, चाहे बात अमेरिका चीन की हो, यूक्रेन रूस की हो, या बात इजराइल फिलिस्तीन या मिडिल ईस्ट की हो, उनका हर जगह सम्मान है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि ठुमका लगाना किस जगह पर सिपाही को महंगा पड़ा और इसके पीछे किस प्रकार की हुई राजनीति। इस खबर पर नजर विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद।
कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर से विवादों में हैं। होली के दिन एक पुलिसकर्मी को ठुमका लगवाने और बिना हेलमेट स्कूटी चलाने की वजह से तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के चलते तेज प्रताप का चालान हुआ है, तो पुलिसकर्मी पर रौब दिखाने के चलते भाजपा और जेडीयू ने उन पर हमला बोला है। विवाद बढ़ने के बाद आरजेडी बचाव की मुद्रा में है, तो वहीं तेज प्रताप ने भी अपनी सफाई दी है। फिर विवादों में तेज प्रताप। होली पर सिपाही को धमकी दे लगवाए ठुमके। वर्दी में ठुमके लगाना सिपाही को पड़ा भारी। ठुमके के बाद नपे सिपाही जी। होली में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव विवाद में घिर गए हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने वर्दीधारी अंगरक्षक से चुटकी लेते हुए उसे होली के गाने पर डांस करवाया था। इसका वीडियो वायरल हुआ तो यह मुद्दा बन गया। अब इस मामले में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात कांस्टेबल को होली समारोह के दौरान वर्दी पहनकर नाचने के कारण लाइन हाजिर कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा रविवार को जारी बयान के अनुसार विधायक तेज प्रताप के सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात कांस्टेबल दीपक कुमार को वर्दी में नाचने के लिए तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। कुमार की जगह विधायक की सुरक्षा में किसी अन्य कांस्टेबल को तैनात किया जाएगा। दरअसल हसनपुर से विधायक तेज प्रताप के आधिकारिक आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर साझा किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को उनके कहने पर नाचते हुए देखा जा सकता है। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बाद में तेज प्रताप का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अपने घर के पास सड़क पर बिना हेलमेट के स्कूटर चलाते हुए दिखे। इस बीच नियमों का उल्लंघन करने और यातायात कानून तोड़ने को लेकर ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई करते हुए तेज प्रताप यादव के वाहन का चालान काटा है। उन पर हेलमेट पहने बिना वाहन चलाने, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने और वाहन का बीमा न कराने का आरोप है। इंश्योरेंस, प्रदूषण एवं बिना हेलमेट के वाहन का परिचालन करने के आरोप में कुल 4,000 रुपए की समन की कार्रवाई की गई। अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने इस मामले में लालू और तेज प्रताप पर निशाना साधा है। जो बीज बोया जाता है, पौधा तो उसी तरह के निकलेगा, फल फूल उसी तरह का लगेगा। राजद का कल्चर वही है ना जो जंगल राज में था। अच्छे व्यवहार की सीमा रेखा क्या होती है, ये बिहार का कौन नागरिक नहीं समझता है। इसलिए इसमें कोई विशेष इस पर बहस की गुंजाइश ही नहीं है, सब लोग समझते हैं। हालांकि तूल पकड़ने पर तेज प्रताप ने नाराजगी भी जाहिर की। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, बुरा न मानो होली है। आपसी भाईचारे की इस पर्व को भी भाजपा और आरएसएस के साथ ही इनकी कुछ मीडिया ने होली के आज नफरत का एक नया रंग दे दिया है।
तेज प्रताप कुछ भी कह रहे हो, लेकिन बीजेपी और आरजेडी इस मामले में आमने सामने हैं। भूल गए हैं, वो समझते हैं कि मेरी माताजी और मेरे पिताजी और मेरे भाई जी वही यहाँ के राजकाज चलाने वाले हैं। अब वो मानसिकता छोड़ दें। जनता ने नकार दिया है लालू जी के परिवार को। सवाल खड़े करने वाले लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जेडीयू के विधायक किस भाषा को बोल रहे हैं, किस तरह का डांस कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो कहा कि बुरा न मानो होली है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके तेज प्रताप यादव अपने अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पटना से मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे। बलूचिस्तान आर्मी लिबरेशन आर्मी का हमला, पाकिस्तान फिर से दहला। ये पाकिस्तान से खबर है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए nikshay.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद खबर पाकिस्तान से। 5 दिनों के अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक और बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने आज पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें बीएलए ने 90 पाकिस्तान सैनिकों को मारने का दावा किया है। इससे पहले बीएलए ने पाकिस्तान में एक ट्रेन को कब्जे में ले लिया था और उस समय भी 200 से अधिक लोगों को मारने का दावा बीएलए ने किया था। पाकिस्तान सेना ने बीएलए के दावों से इतर नुकसान को काफ़ी कम बताया है। बलूच लड़ाके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की लड़ाई बीते दशकों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक सप्ताह के अंदर एक और बड़ा हमला करके पाकिस्तान को बड़ी चुनौती दी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया और पाक आर्मी के काफिले पर एक बड़ा आत्मघाती हमला किया है। बलूचिस्तान के नौशाकी जिले में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सेना की 8 बसों के काफिले की एक गाड़ी को आत्मघाती हमलावर ने अपने वाहन से टकराकर उड़ा दिया। बीएलए का दावा है कि उसने इस हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पाक सरकार का मारे गए लोगों को लेकर दावा इससे काफी अलग है। 5 उनके लोग मारे गए हैं और कुछ लोग जख्मी हैं, लेकिन बीएलए की तरफ से वो जो मैसेज आ रहा है कि वो 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं इसमें, जिसमें से एक बस तो पूरी तरह से नष्ट हो गई और दूसरी बस के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। 8 बसेस की कॉन्वॉय थी ये। अभी मुझे जब मैं इसको एनालाइज करता हूं तो जो पाकिस्तान के फिगर्स हैं वो मुझे लगता है बहुत ही कम है। बीएलए की क्रेडिबिलिटी बहुत है, क्योंकि जिस इलाके में वो उन्होंने किया वो तो उनके कब्जे में थे लोग, तो मुझे तो लगता है उन्होंने वो मार दिया है और पाकिस्तान इसके ऊपर चुप्पी रख रहा है।
बीएलए द्वारा जारी वीडियो में एक बस को हमला बनाए जाने के बाद बलूच आर्मी के लड़ाकों ने बाकी बसों में सवार सेना के जवानों को निशाना बनाया और बसों में आग लगा दी। बलूचिस्तान के नौशाकी से आई तस्वीरों में जली हुई बसें भी दिखाई पड़ रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान सेना को हमला बनाकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचिस्तान में चलाए जा रहे दमनकारी नीतियों पर दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय सेफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑलमोस्ट 40,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेफ रखने के लिए, लेकिन सीपेक को सेफ रखना ये अलग ही बात है। लेकिन अगर वो खुद को सेफ नहीं रख सकते और इतनी सारी कैजुअल्टीज उनके ऊपर होती है तो उनके लिए ये खराब बात है, जिससे चाइना बहुत ही नाखुश हो गया है। चाइना का सोचना है कि पाकिस्तान आर्मी की क्षमता सीपेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की काफी कमजोर हो गई है। एक सप्ताह के भीतर बलूच विद्रोहियों का ये दूसरा बड़ा हमला है। इसके पहले बीते मंगलवार को बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया था। ट्रेन में करीब 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन पर कब्जा करने के बाद बीएलए ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जाने दिया था। बुधवार की रात भी पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने सभी बंधकों को रिहा करा लिया है। इसने 33 बीएलए लड़ाकों को मारने का दावा किया, लेकिन बलूच लड़ाकों ने दावा किया कि बंधक अभी भी उनके कब्जे में हैं। बाद में बीएलए ने कहा कि उसने 214 बंधकों को मार दिया जो पाकिस्तानी सेना के जवान थे। दोनों पक्षों के दावे अलग अलग थे, लेकिन पाकिस्तान से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थीं जिससे मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दशकों से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके चलते बलूच आर्मी जैसे संगठन लंबे समय से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पाकिस्तान के इस प्रकार के हालात पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष बीएलए का हमला, पाकिस्तान दहला, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दिनों में फिर से दहला है। एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी एक तरीके से हरकत। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। RSN सिंह जी हैं, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। एक सप्ताह के अंदर, कहा जाए 5-6 दिनों के अंदर, ये दूसरी बड़ी एक तरीके से बीएलए की एक टारगेट था। ये क्या बड़ा संदेश देता है और मौजूदा समय में पाकिस्तान के या बलूचिस्तान के सूरत हाल को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, 215 पहले वो ट्रेन हाईजैक में और अभी 90, ये एक बहुत बड़ी संख्या है किसी भी आर्मी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जब आर्मी किसी एक्सटर्नल एनिमी से लड़ती है, कोई बाहरी दुश्मन से, तो अगर ऐसे कैजुअलिटी सफर करे तो ठीक है, उससे लोगों की सहानुभूति होती है, लोगों में का मोबिलाइजेशन होता है, लोगों का देशवासियों का मोटिवेशन भी होता है। लेकिन जब आप अपने ही लोगों से मारे जाए तो वो समझ जाइए कि वो एक डिमोरलाइजेशन, वो इस स्तर का डिमोरलाइजेशन कर सकता है कि इससे उभर पाना बहुत मुश्किल है। आप तो सिर्फ ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में और खास करके पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के इलाके में जितने इनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, मैं नहीं समझता हूं कि ये अगर पूरी आप जंग ले लें, अभी तक जो इन्होंने लड़ी है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ, उससे उतने लोग मारे गए जी। तो इससे एक बात इसका समझ लें आप और आपके दर्शक, कि मेरा अपना ये विश्लेषण है कि जब बाहरी कोई नॉन इस्लामिक दुश्मन होता है जैसे हिंदुस्तान, भारत, तो उसके खिलाफ ये प्रॉक्सी वॉर इस्तेमाल करते हैं। और जब अपने ही इस्लामिक लोगों से इनको चुनौती मिलती है तो फिर ये बिल्कुल काइनेटिक एक्शन में, मतलब सब कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये और हमारा केस उल्टा है। हम काइनेटिक एक्शन से लड़ते हैं, हमारा अपना कन्वेंशनल एक ये है, और जब अंदर की लड़ाई होती है तो हम इस तरह का हम काइनेटिक एक्शन नहीं करते हैं जी। तो ये सबसे बड़ी डिफरेंस है और हालात बहुत नाजुक है जी। सर, लेकिन ये जो दो हमले हमने देखे 5 दिन में, एक सप्ताह के अंदर में,
क्या बड़े संदेश है। एक तो ये कि साहब पाकिस्तान अपने खुद के सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा करने में विफल हो रहा है, अपनी वहाँ की स्थितियाँ। दूसरा, बीएलए या इस प्रकार के जो तमाम लोग हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक और स्ट्रांग हुए हैं। साथ ही साथ वो दुनिया तक अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से बेहतरी से पहुँचाने में सफल होते दिखाई पड़ रहा है। देखिए, पहली बात कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बीएलए का आपस में मिल जाना, जो माजिद ब्रिगेड है जिसने ये पूरा आपका हाईजैकिंग किया था, वो बहुत प्रशिक्षित है। और उनको प्रशिक्षण कौन दिया है? तो उसको तालिबान ने दिया है। हथियार के कहाँ से आ रहे हैं? तो अमेरिका के द्वारा जो छोड़े हुए हथियार हैं, वो हथियार उनके पास हैं, तो उनको हथियार की कमी नहीं है। तीसरी बात आप ये जान लें कि आपने देखा कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने, आपको मालूम ही होगा, कैसे इन्वेड किया था बलूचिस्तान को मार्च 1948 में और कैसे इनकॉर्पोरेट कर लिया था। तो आपने उनकी संस्कृति कुचल दी, उनकी जो पहचान थी वो कुचल दी। वो आपने इस्लाम के नाम पर ये भी नहीं आपने इस बात को कंसिडर किया कि भाई उनका इस्लाम भी कुछ अलग तरीके का है, उन जो रमजान मनाते हैं वो भी अलग तरीके का है, जो जिक्री बलोच हैं उनका नमाज पढ़ने का भी ढंग अलग होता है, वो एक ट्राइबल सोसाइटी है सब। और बलूचिस्तान डायरेक्टली जो ब्रिटेन का जो किंग या क्वीन होता था उसको कंसिडर कर उसको वो रिपोर्ट करता था। वो प्रिंसली स्टेट से उनका दर्जा कहीं इन सब को आपने कुचल दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, और उसके बाद आपने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर घुसेड़ दिया। जी, आपको ये बोलने की क्या जरूरत थी? आप अपना एक कॉरिडोर बनाते, बाद में देखी जाती, मान लीजिए कि उसको चीन के साथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, लेकिन आपने तो बलूचियों का जो जमीन जो है वो आपने मतलब बिल्कुल गिरवी रख दिया चाइना के अधीन में। जी, तो चाइना पाकिस्तान, तो आप बताइए कि ऐसे सूरत हाल में ये कौन, इनका कोई मनोवैज्ञानिक जो लगाव है वो बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं रहा है, और वो अब बिल्कुल टूट चुका है। जी, और बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं कि वो टूट चुका है। जी सर, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बलूच लोग हैं वो अपने मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हजारों लोग हैं जो वहां से कैसे गायब हो गए या कर दिए गए उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जो एक तरीके से दमनकारी नीति है, संक्षेप में थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि आखिर ये है क्या लड़ाई। नहीं, क्योंकि वो दमनकारी नीति इसलिए है क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान का ये पंजाबाइजेशन हो चुका है। आपको सुन के हैरानी होगी, जो बलोच रेजिमेंट जो है उसमें अभी भी 85% पंजाबी हैं और केवल 15% बलोची है। तो उन्होंने कभी अपने मतलब अपना कभी माना ही नहीं है बलूचिस्तान को। वो एक, आपको तो मालूम है कि आधा पाकिस्तान, तकरीबन 44%, आधा ही कह ले, आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। आपने केवल उनको मिनरल रिसोर्सेज के नजरिए से देखा, आपने वो गैस के नजरिए से देखा, उनको आपने मकरान कोस्ट के नजरिए से देखा, आपने कभी उनको पाकिस्तानी नागरिक के नजरिए से नहीं देखा। आपने उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की। वो दूसरी ये भी आपको बता दूं कि बहुत कोशिश की। ये जो फजलुर रहमान जो है ना, आजकल बहुत बड़े नेता बने हुए हैं, इन लोगों ने सबने बहुत कोशिश की उनको रेडिकलाइज करने की। बलोची रेडिकलाइज नहीं हुआ। जी, तो ये जब वो रेडिकलाइज नहीं हुए और जब वो आप उनको अपना नहीं समझते हैं, तो आप दमनकारी नीति और शायद यही बड़ी वजह है कि आज इस प्रकार का विरोध लोग अपने हक के लिए वहां पे करते नजर आ रहे हैं। सर, वक्त की सीमाएं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 20 मार्च तक भारत की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री लक्सन रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा पर आए हैं। सोमवार को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों और वैश्विक घटनाक्रम पर भी दोनों देश चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है।
उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद है जो कि भारत यात्रा पर आया है। गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। अमित शाह ने असम में शांति स्थापना और विकास कार्यों के लिए पीएम मोदी के विजन की तारीफ की है। गृह मंत्री ने असम समेत पूरे पूर्वोत्तर के हालात के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा बैठक भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के कोकराझार के डोटमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC के प्रमुख प्रमोद बोरो भी मौजूद रहे। सम्मेलन के आखिरी दिन अमित शाह ने छात्रों को संबोधित करते हुए बोडोलैंड के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई, तो वहीं कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बोडो समझौते का मजाक उड़ाया, लेकिन इस समझौते से बोडोलैंड में शांति और विकास आया है। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड में पहले उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी, अब शिक्षा, विकास और उद्योग की बात होती है। एक जमाना था उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 27 जनवरी 2020 को जब BTR शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एक कांग्रेस पार्टी मेरा मजाक उड़ाती थी कि सब लोग रुक गए, ये बोडोलैंड में शांति नहीं होगी और ये समझौता मजाक हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने असम के आपराधिक जांच विभाग CID द्वारा तैयार की गई न्यू क्रिमिनल लॉज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स पुस्तक का भी विमोचन किया। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा हुई। बैठक में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। फाइनेंशियल सर्विस फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत की विकास दर पर सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का GDP 2026 तक $4.7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2028 तक ये $5.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जिससे भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बढ़ोतरी में यह असाधारण वृद्धि संयोग नहीं बल्कि वर्षों की दूरदृष्टि और साहसिक आर्थिक सुधारों का परिणाम है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तब उन्होंने देश में कायाकल्प के लिए एक मजबूत दिशा तय की थी। भारत के आर्थिक सुधारों में कर सुधारों से लेकर वित्तीय समावेशन, नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक हर पहलू में देश ने अनुकूल परिवर्तन किए गए हैं। इसी खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।